हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो आज हमारा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 23 है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट जो मीटर ब्रिज वाला था वो पूरा कर लिया। आज हम शुरू करेंगे पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर के पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, क्या सब चीज़ें हैं, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बिल्कुल इस तरह का पोटेंशियोमीटर हमारे पास होता है। ये इतना बड़ा वुडन प्लैंक है, इसके ऊपर आपको मीटर स्केल नज़र आ रही है, ये जॉकी रखी हुई है यहाँ पे, पेन जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, और अलग से हम बैटरी, रियोस्टेट, स्विच वगैरह ला के इसके चारों तरफ हम लोग लगा देते हैं। ये वो दो मेरे पास टर्मिनल हैं ए और बी, जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वायरिंग जोड़ेंगे, यानी पोटेंशियोमीटर के इस इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कैसे करेंगे, इन दो जगह पे वायर लगा के हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। आप पोटेंशियोमीटर के अंदर वायर देखिए, टोटल अप्रॉक्सीमेट 10 वायर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो पोटेंशियोमीटर अक्सर ऐसे ही होता है, बहुत सारी वैरायटी के आते हैं। 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक की पोटेंशियोमीटर की वायर हो सकती है, जबकि मीटर ब्रिज में ऐसा नहीं है। मीटर ब्रिज में एक सिंगल वायर होती है 1 मीटर की लेंथ की, दैट सेट। जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसी ऐसी बहुत सारी पैरेलल 1-1 मीटर की, अगर 10 वायर होंगी तो 10 मीटर का तार हो गया, 1-1 मीटर की 4 वायर होंगी तो 4 मीटर का तार हो गया। तो 4 मीटर कम से कम होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 10 मीटर का हो सकता है वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो वही ये मैग्नेन या कॉन्स्टेंटिन का बना हुआ होगा, सारी कहानी वही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पोटेंशियोमीटर के पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, इसके वर्किंग के पीछे। भाई जैसे आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर का काम जनरली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का होगा सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में। बट ये काम तो हम वोल्टमीटर से भी आसानी से कर सकते हैं। भाई सर्किट के जिन भी दो पॉइंट के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, वोल्टमीटर के दो टर्मिनल्स ला के उस पर लगा दो, आपको वोल्टमीटर के अंदर डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगी उसके मीटर पे कि 100 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, या जो भी वैल्यू है, कोई इशू नहीं है। बट वोल्ट मीटर में एक नुकसान है। नुकसान कैसा है, सपोज देखो, एक बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें। भाई मान लो कि मेरे पास एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर सपोज कि हमारे पास 100 ओम का रजिस्टर है, और इसमें से जो करंट पास आउट होके आती है वो करंट आती है 10 एम्पियर की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आइडियल केस में, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो V = IR, आई की वैल्यू है 10 × R, कितना मिलना चाहिए, 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मिलना चाहिए यहाँ पे कायदे में। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला, इसको मैं वोल्ट मीटर की हेल्प से निकालूंगा, तो मैंने क्या करा, पैरेलल में इसके एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर में नुकसान क्या है, वोल्ट मीटर अपने ऑपरेशन के लिए भी, खुद को ऑपरेट करने के लिए भी थोड़ी सी करंट खींच लेता है। तो हुआ ये कि 10 एम्पियर की करंट में से सपोज़ मैं कम से कम करंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, तो वो बहुत ज़्यादा करंट तो लेगा नहीं, बट फिर भी कुछ करंट तो लेगा। मान लिया 0.5 एम्पियर की करंट ऊपर की तरफ चली गई वोल्ट मीटर की तरफ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी हमारे पास 9.5 एम्पियर। अच्छा, अब 9.5 एम्पियर अगर आएगी, तो अब अगर कैलकुलेशन की जाए कि V' जो वोल्ट मीटर ने मेजर करा वो कितना मेजर करेगा, करंट 9.5 की है, इनटू में 100 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना मेजरमेंट आया, 950 वोल्ट आई रीडिंग। एक्चुअलिटी में कितनी आनी चाहिए थी, 1000 वोल्ट। ये कम क्यों आई, क्योंकि कुछ करंट ये वोल्ट मीटर ने कंज्यूम कर ली, ये कुछ करंट वोल्ट मीटर के पास गई, क्योंकि भैया वोल्ट मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो खुद को ऑपरेट करने के लिए करंट कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा ही करेगा, है ना। वैसे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि ये कम से कम करंट खींचे, बट फिर भी कुछ तो करंट खींचेगा। 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, मैंने 0.5 एम्पियर करंट लेके गया हूँ मैं वोल्ट मीटर में, तो मेरा नेट वोल्टेज कितना बचा, सिर्फ 950 वोल्ट आया। अब कैलकुलेशन करने पे गलत रीडिंग आई या नहीं आई, टोटल 50 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 50 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, 50 वोल्ट की वोल्टेज कम आई है वोल्ट मीटर से मेजर करने पे। एक और दिक्कत क्या है वोल्ट मीटर के साथ, उसको सुन लो। ये तो भाई पहली प्रॉब्लम हो गई, पहला इशू मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया, बात सही से एक बार दोबारा से चाहे रिपीट करके देख लेना। दूसरा इशू वोल्ट मीटर के साथ ये है कि आप वोल्ट मीटर का यूज़ करके किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्यों, सेल का ईएमएफ हमसे क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताओ कि आपने पढ़ रखा है सेल का ईएमएफ क्या होता है। सेल का ईएमएफ उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है जो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस मेजर किया गया हो, कब, जब सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही है। यानी कि बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जब आई की वैल्यू 0 हो
तो उस सिचुएशन में जो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ के इक्वल होगा। ये बात बहुत अच्छे से मैं पहले सेल के लेक्चर्स में कवर करा चुका हूँ। यानी सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे इस सेल से कोई करंट ना ली जा रही हो, तब इसके इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मैं उसको ईएमएफ बोलूँगा। बट समस्या क्या है कि अगर तुमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया तो वोल्ट मीटर लगाते ही क्या होगा, एकदम से सेल से करंट खींची जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि भाई आपके सेल के सर्किट में करंट फ्लो ना हो रही हो। भाई वोल्ट मीटर लगाते तो करंट चलना शुरू हो जाएगी ना यहाँ से, और करंट चलना शुरू हो जाएगी तो ईएमएफ मिलनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ कब मिलता है, जब सेल को ओपन सर्किट में रखा हो, सेल को यूज़ ना किया जा रहा हो, सेल में से कोई करंट पास आउट होकर नहीं जा रही हो, तो उस सिचुएशन में उसके एंड पॉइंट पे जो टर्मिनल आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हेयर वी विल गेट ओनली वी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ईएमएफ नहीं मिल सकता। क्योंकि जैसे ही ऐसा करा तो भैया सेल से करंट खींच लेगा ये मेरा पोटेंशियोमीटर, ये मेरा वोल्टमीटर, जिसकी वजह से आप कभी भी इस सेल के अक्रॉस ईएमएफ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। हर बार क्या आएगी, हर बार टर्मिनल वोल्टेज ही आएगी, क्योंकि सर्किट में करंट तो जीरो है ही नहीं। तो आपके पास वोल्टमीटर के दो नुकसान हुए। एक तो ये है कि इसकी हेल्प से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में मेजर करते हो तो रीडिंग इनएक्यूरेट आती है, रीडिंग में एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि वोल्टमीटर खुद कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो वोल्टमीटर के अंदर हो जाएगा। इस वजह से जब पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं किसी वोल्टमीटर की हेल्प से तो इट डज नॉट गिव द एक्यूरेट रीडिंग। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वोल्टमीटर की हेल्प से आप किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए सर्किट में करंट का होना ज़रूरी है, और वोल्टमीटर लगाते तो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए कि जब उसको लगाया जाए तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो ज़ीरो हो जाए। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ होगा क्या, अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ। मेरे पास मेरा ये सेल है, ठीक है, समझते रहे ना, मेरे पास ये मेरा क्या है, सेल, इसका ईएमएफ था। मैंने क्या करा, इस सेल को कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल बैटरी से। किससे, एक वेरिएबल बैटरी से। वेरिएबल बैटरी का मतलब क्या है, इसकी वोल्टेज को मैं अपने अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकता हूँ, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे ही। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये सेल मैंने कितने लिया, 5 वोल्ट का लिया। सपोज़ करो मुझे नहीं पता था कि ये 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का सेल है, मैं अननोन हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी सेल की रीडिंग क्या है। मैंने क्या करा, सर्किट के अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये पता करने के लिए कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। भाई अगर गैल्वेनोमीटर की सुई ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उसके अक्रॉस मुझे दिखेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। ज़रा सोचना ध्यान से, ये जो आपने वेरिएबल बैटरी लगाई है और ये आपका मेन सेल था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, करंट के बारे में बात करें, ये सेल करंट ऐसे भेजने की कोशिश करेगा और ये जो वेरिएबल बैटरी है ये करंट ऐसे भेजने की कोशिश करेगी। क्या दोनों की करंट कैंसिल आउट हो सकती हैं? हाँ, अगर मैं अपने ऊपर वाले इस वेरिएबल बैटरी को, इससे पहले 0 वोल्ट पे रखा हुआ था, फिर मैंने इसको 1 वोल्ट करा, फिर 2 वोल्ट करा, 3 करा, 4 करा, जैसे ही मैं इसके पोटेंशियल को 5 वोल्ट करूँगा तो ये भी 5 वोल्ट की और ये भी 5 वोल्ट की, दोनों की करंट कट के क्या हो जाएंगी, 0। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया मेरा जो सेल था वो कितने वोल्ट का था, कितने ईएमएफ का था, सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट था। बात समझ में आ रही है? भाई मुझे नहीं पता ये 5 था, समझ लेना बात को। आप मान के चलो कि सर हमें नहीं पता कि 5 वोल्ट था, भूल जाओ। आपने क्या करा, आपने अननोन सेल लगाया हुआ, अननोन ईएमएफ का, आपके पास ही ऊपर वेरिएबल बैटरी है। आप वेरिएबल बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, 0, 1, 2, अभी गैल्वेनोमीटर की सुई 0 नहीं हो रही, यानी सर्किट में जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक तो बेकार है। तो हमने करते 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 कितना करा, 5 वोल्ट जैसे ही इसका पोटेंशियल हुआ तो एकदम देखा इसकी सुई 0 हो गई। इसकी सुई 0 हो गई तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब 5 वोल्ट की ये बैटरी थी। तो भाई देखो, 5 इसने फ्लो कराया होगा, 5 इसने फ्लो कराया होगा, इस एग्जाम्पल के लिए, तो दोनों की करंट कट की क्या हो गई होंगी, 0 हो गई होंगी। और थोड़ा सा और बढ़ाएं, सपोज़ ये सेल मेरे पास 10 वोल्ट की रही होती है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको भी आगे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
5 पे नहीं आया, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, जैसे 10 वोल्ट का हुआ ये वोल्टेज, 10 वोल्ट का वोल्टेज होते ही गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो आ गई, यानी अब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है। सर्किट में करंट का फ्लो जीरो हो गया। कितने पे आया ऐसा 10 वोल्ट पे आया, तो उसका मतलब ये सेल कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। आई बात समझ में? तो ये जो मैंने वेरिएबल बैटरी से लगाई है, ये जो लगाया है, ये वेरिएबल बैटरी ही एक्चुअलिटी में मेरा पोटेंशियोमीटर है। तो जो इतना बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दिखाया था ना, इतना डब्बा सा आपको ये पीछे दिखाया था, दिखा देता हूँ। ये एक तरह से ओवरऑल अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो ये बच्चों एक वेरिएबल बैटरी की तरह बिहेव करता है और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसकी वोल्टेज को ओवरऑल घटा बढ़ा सकते हैं, यानी वेरिएबल बैटरी की तरह पोटेंशियोमीटर बिहेव करता है। और वेरिएबल बैटरी से होने वाले फ़ायदे तुम्हें अब समझ में आ गए कि भाई ये क्लियर हो गई नहीं बात। देखो आपका ये वेरिएबल बैटरी है, आप पोटेंशियल इंक्रीज करते रहो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर की सुई में रीडिंग जीरो आ जाएगी, यानी अब ये जो मेरा पोटेंशियोमीटर है ये कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। यही तो खास बात है पोटेंशियोमीटर के अंदर कि पोटेंशियोमीटर से जब हम लोग कोई भी रीडिंग नापते हैं, कोई भी वैल्यू नापते हैं, तो वो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि सर्किट में तो उस टाइम में करंट कितनी होती है, ज़ीरो होती है। और हमें अपना आंसर भी मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट जैसी अप्लाई करा तो एकदम से करंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि इस 5 वोल्ट के हिसाब से जितनी करंट यहाँ पे गई होगी उतनी ही करंट यहाँ पे गई होगी, दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसी लॉजिक के ऊपर हमारा पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल बैटरी की तरह बिहेव करता है। मेरी बात समझ में आ गई? और उस वेरिएबल बैटरी की वैल्यू कितनी होती है दिखाऊंगा तुम्हें आगे। V = K × L होती है, जहाँ पे L पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है जो कि बार बार चेंज होगी। भाई जैसे जॉकी पे कभी तो आपको बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, कभी आपको बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तो L तो बार बार चेंज होगा ना, बैलेंसिंग लेंथ तो हर बार चेंज होगी ना, तो L बार बार चेंज होगी, जिसकी वजह से V भी बार बार चेंज होता है, वोल्टेज भी इस बैटरी की बार बार चेंज होती है। और K क्या है, K एक तरह का कांस्टेंट होता है जो पोटेंशियोमीटर के वायर के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वायर कितने मीटर की लेंथ का था। भाई 4 मीटर की लेंथ का था तो K कुछ और होगा, वायर 10 मीटर की लेंथ का था तो K कुछ और होगा। मतलब K एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है जो पोटेंशियोमीटर के इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है। बाकी V कैसे चेंज हो रहा है इसका, L चेंज होने पे V चेंज होता रहेगा। मेरी बात काफ़ी हद तक क्लियर हुई कि क्या नुकसान था हमारे पोटेंशियोमीटर उसमें, वोल्टमीटर में, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आए जो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। अब इस सिचुएशन में हम जो चाहें वो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी थ्योरी वाला सेक्शन तुम्हें अपने नोट्स में जो स्पायरल बुकलेट है उसके अंदर मिल जाएगा, तो ये सब कुछ भी तुम्हें नोट नहीं करना, ध्यान से समझते रहना। नाउ व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी हेल्प से काफ़ी एक्यूरेसी आएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का निकाल सकते हो, और 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हो। ये तीनों के तीनों एज अ एप्लीकेशन बच्चों तुम्हारे सिलेबस में है। सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है 3 एप्लीकेशंस हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियोमीटर से, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कैसे निकालेंगे सेल का, और 2 सेल की ईएमएफ को कंपेयर कैसे करेंगे। ये तीनों हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कवर कराए जाएंगे। आज तो इस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन, डायग्राम, डिस्क्रिप्शन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं बस वही कराऊंगा। ठीक है, चलो अब बात आई वर्किंग प्रिंसिपल की। नाउ आई कैन से दैट बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। और बच्चे अक्सर इसकी लैंग्वेज को उल्टा सीधा लिख देते हैं तो वो कहानी बिल्कुल अजीब सी गलत हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है वर्किंग प्रिंसिपल में। When a constant current flows through a wire, constant करंट की बात कर रहे हैं कि अगर करंट का फ्लो हम लोग कांस्टेंट करा के रखें, जो पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही होगी ना, उसकी बात कर रहे हैं। When a constant current flows through a wire of uniform cross section area, भाई जो पोटेंशियोमीटर वायर होगा वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कहीं से वायर मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से रफ़ है, कहीं से स्मूथ है, तो उसका रेजिस्टेंस भी अजीब अजीब सा आएगा ना, हर जगह अलग अलग आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए। तो अगर उस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर में से कांस्टेंट अमाउंट की करंट फ्लो होती है,
देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर। तो उस पूरे वायर के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। मतलब सपोज मेरे पास वायर ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से, मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। क्लिपिंग से लगा के मैंने वायर बना दिया, सपोज इतना ही है, तो मैंने 3 तार बना दिए। मेरी बात सपोज करो कि मेरे पास देखो एक पॉइंट तो ये इनिशियल माना ही जाता है, ये तो ए पॉइंट हो गया। मेरे पास जो बैलेंस पॉइंट मिला, मुझे बैलेंस पॉइंट इस जगह पे मिला, सपोज करो यहाँ जॉकी रखने पे गैल्वेनोमीटर की सुई 0 आई, तो कितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा? तो ये लेंथ 100 सेंटीमीटर की है, प्लस देखो सीक्वेंस में जैसे चलाऊंगा ना ऐसे चलती है, यूँ चलता है पहले, फिर यूँ चलते हैं, फिर यूँ चलते हैं, फिर यूँ। तो टोटल ये 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर का वायर हुआ नहीं हुआ? बैलेंसिंग लेंथ कितनी पढ़ोगे? तो बैलेंसिंग लेंथ 100 सेंटीमीटर तो ये, प्लस ये वाली, सपोज ये वाली 60 सेंटीमीटर थी एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितनी बैलेंसिंग लेंथ हो गई? 100 प्लस 60, तो कितनी हो गई? L 160 सेंटीमीटर का हो गया। मेरी बात समझ में आई? कैसे रीडिंग पढ़ते हैं? तो 100 ये प्लस 60 ये, तो 160 सेंटीमीटर हो गया। तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, सपोज ये A है और ये M पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AM, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस वायर की लेंथ के, A से लेके M तक की जो वायर की लेंथ होगी ना L, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। मतलब मान के चलो कि फिलहाल जैसे 160 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया होगा? ऐसे एग्जांपल के लिए 3 वोल्ट का आया होगा। अब की बार क्या हुआ, थोड़े चेंजेस करे, बैलेंस पॉइंट हमारा अब की बार मिला इस जगह पे, सपोज इस जगह पे मिला, तो ये टोटल सपोज कितनी हो गई? 60, और ये यहाँ तक की हो गई 80 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 80 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो 100 प्लस 80, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिला है ना, 180 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो वायर की जो लेंथ जिस पॉइंट पे आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिला है, वो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 180 सेंटीमीटर हो गई। तो भैया अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, लाइक सपोज 5 वोल्ट आने लगा। तो यही सारा प्रिंसिपल है, यही सारा लॉजिक है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो होती है किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर से, तो उस वायर के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। वायर के उस पोर्शन की जितनी लेंथ है उसके बराबर होगा। यानी अगर सपोज करो कि बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिला होता, तो इतनी सी लेंथ का वायर यूज़ होता सिर्फ और सिर्फ। बैलेंस पॉइंट अगर यहाँ मिला होता तो इतनी सी लेंथ का वायर होता। ये लेंथ काफ़ी कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी काफ़ी कम आता। तो वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा उस पर्टिकुलर पोर्शन की लेंथ के। जैसे P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अगर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PQ वाली लेंथ की। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने बना रखा है, आसान करके बना रखा है। ये मेरा मेन पोटेंशियोमीटर वायर है, जिसको मैंने सिंगल वायर से दिखाया हुआ है अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से। ठीक है, सिर्फ इजी करने के लिए। एक्चुअलिटी में तो 4 वायर से ज़्यादा होते हैं। ये मेरा मेन वायर है L लेंथ, कैपिटल L लेंथ का। बैलेंसिंग पॉइंट मुझे Q पे मिला, तो Q तक की लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से Q तक की लेंथ हो गई LPQ। तो ये यही तो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया PQ के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लेंथ के। ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लेंथ के। भाई अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे आता तो लेंथ बढ़ जाती, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता, सीधी सी बात है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कि आप पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पोर्शन की लेंथ के। यानी जैसे जैसे बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोटेंशियोमीटर। बच्चों ये बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने में। इसके कांस्टेंट को क्या बोला? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको दिखा दूंगा आगे। तो फिलहाल क्या V इज इक्वल टू KL जैसा बनाया नहीं बना? आपको वेरिएबल बैटरी दिखाई थी, दोबारा पीछे दिखा देता हूँ। देखो ये रही, V इज इक्वल टू KL आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो वेरिएबल लेंथ की बैटरी की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है कि अगर आपका बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे आया तो
पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा, बैलेंस पॉइंट यहाँ पे आया, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बैलेंस पॉइंट यहाँ पे आया, पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा आएगा, बैलेंस पॉइंट सपोज ऊपर वाले वायर पे आया, पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा आएगा। यानी एक तरह की वेरिएबल बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है ये पोटेंशियोमीटर। बच्चों ये वर्किंग प्रिंसिपल अगर लिखने को आता है तो यहाँ से यहाँ तक ज़रूरी है, जो आपको ये लिखा हुआ है ज़रूर लिख के आना है, मैंडेटरी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट इसी तरह से। अब थोड़ी सी बात के लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ कि के का मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखो के क्या आएगा यहाँ से अगर निकालोगे, नॉर्मली बात करें तो v इज इक्वल टू के एल आया है हमारे पास, जहाँ पे v क्या है, सपोज L लेंथ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिला था तो L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जितनी लेंथ यहाँ पे है ना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, v अपॉन एल। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू v अपॉन एल, v अपॉन एल आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिखने को आ जाती है कभी कभी, तो क्या आएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यानी आपके पास यूनिट लेंथ पे चलने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि 1 मीटर लेंथ में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, 1 मीटर लेंथ चल रहे हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, तो वोल्ट पर मीटर इसकी हमारी यूनिट हो जाती है। तो लिखो यूनिट लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, डायग्राम बहुत सिंपल वाला बना हुआ है, डायग्राम में तो कुछ नहीं करना। तो के की वैल्यू क्या आई, v अपॉन एल आ गई यहाँ से, तो के की वैल्यू क्या आई, v अपॉन एल आई। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो v की वैल्यू हम लोगों ने ब्रेक कर ली, v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। ठीक है, r की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, जहाँ रो रेजिस्टिविटी है, L पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो R को मैंने पुट कर दिया, L से L कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बना K का, ये बना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है K का फॉर्मूला, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, K इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए होती है। और ये बड़ा काम आएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हारे इससे क्रैक करवा दूंगा मैं। तो K इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए। सर रो क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर किसी मटेरियल का बना हुआ होगा ना, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। आई क्या है, हमारे पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाली करंट, जो ये वाली बैटरी फ्लो कराती है ना, मतलब इस तरह से कोई करंट चली होगी यहाँ पे, ये वाली करंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ए क्या है, हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो करंट को कांस्टेंट रखा है ना भाई, ये दोनों पैरामीटर तो कांस्टेंट होंगे ही होंगे हमेशा। करंट कांस्टेंट रखोगे तभी तो के को कांस्टेंट बोला जाएगा, तभी तो फॉर्मूला आपके पास बन पाया v इज इक्वल टू के एल। यानी कि आप बोल पा रहे हो कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, कि वायर के किसी भी लेंथ के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस वायर की उस लेंथ के प्रोपोर्शनल आता है। तो ये कब आ पाएगा, जब हमारा करंट कांस्टेंट होगा, तभी तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ पाया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो वर्किंग प्रिंसिपल, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन, ये वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। ये वर्किंग प्रिंसिपल से आया v इज इक्वल टू के इंटू एल। थोड़ा सा आगे बढ़ाया, सॉल्व किया तो k की वैल्यू निकाल पाए आई रो अपॉन ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन और डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड आपके पास डायग्राम बना हुआ है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 वायर का बना रखा है। यानी देखो 100 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ, 200 यहाँ तक, 300 यहाँ तक, 400 यहाँ तक। मीटर स्केल लगी हुई है। यहाँ हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड हुआ है। ये हमारा अमीटर है, रियोस्टेट है, स्विच है, सब कुछ लगा के देखते हैं। अब दिखा दूंगा आगे एक्चुअलिटी में क्या होता है। मतलब आपके उस पोटेंशियोमीटर के वुडन प्लैंक के अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके बैठने होते हैं, तब जाके हमारा काम चलता है। क्योंकि बैटरी भी लेनी पड़ेगी आपको, अमीटर भी, रियोस्टेट भी, स्विच भी, और यहाँ वाले सर्किट में भी कुछ ना कुछ लगाओगे। यहाँ भी गैल्वेनोमीटर, जॉकी वगैरह होंगे, तो काफ़ी कुछ होता है। तो ये सारा थ्योरी वाला सेक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये डायग्राम आपको बनाना है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब आएगा तब वहाँ बनाना है। फिलहाल तो बना हुआ है, रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार बना के देखने की। ऐसा ना हो कि ये डायग्राम आपके नोट्स पे ही रह जाएं, आपको इसे एग्जाम में ही ना बने, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लिया जाए कि हाँ हमसे बन जाएगा। और ये थ्योरी आराम से पढ़ लेना, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो जितने ज़्यादा लेंथ होती है ना पोटेंशियोमीटर वायर की, उतनी ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी, या यू कैन से उतनी ही ज़्यादा अच्छी सेंसिटिविटी आती है इंस्ट्रूमेंट में। यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट उतने ही अच्छे से छोटी वोल्टेज भी नाप पाएगा जितनी ज़्यादा लेंथ का वायर होगा। तो अक्सर लैब में ना 10 मीटर की लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास। अब देखो 10 मीटर की लेंथ वाला वायर है तो 1-1 मीटर के 10 वायर लगे हुए होंगे, तो काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी आती है उस इंस्ट्रूमेंट की, और वो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स दे पाता है। ठीक है, चलो ये थोड़ी सी थ्योरी वाली कहानी हो गई हमारी। अब देखो प्रैक्टिकली एग्जैक्टली इस तरह का सेटअप होता है। ये मेरा वो 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ये मेरी बैटरी हो गई, ये मेरा रियोस्टेट हो गया, ये मेरा जो गैल्वेनोमीटर है या अमीटर मान लो करंट के लिए मैंने लगाया है यहाँ पे, ये हो गया, ये स्विच हो गया। इस तरह के स्विच होते हैं लैब में,
ये एक और स्विच है, ये मेरा बल्ब जैसा है कुछ, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये मेरी जॉकी है। इस जॉकी वाले पेन को उठा के इस पर स्लाइड करवाऊंगा जगह जगह पे, और जिस पॉइंट पे मेरा गैल्वेनोमीटर की सुई में रीडिंग 0 आ जाएगी वही मेरा नल पॉइंट होगा, यानी वहीं पे मेरे को मेरा बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह का सेटअप होता है कुछ, है ना, एक फॉर्मेट है भाई। ऊपर का सर्किट तो सेम रहेगा, नीचे के सर्किट में वैल्यू चेंज करते रहते हैं जिस तरह की ज़रूरत है। भाई सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे सेल लगा देंगे। तो इस तरह से नीचे का सर्किट तो बार बार बदलता रहता है थोड़ा बहुत। थोड़ा सा और क्लोजर लुक देख लीजिए इस चीज़ का, आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करी ताकि रियलिटी से रूबरू हो जाओ कि किस तरह का सेटअप होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये देख रहे हो ना ध्यान से, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सप्लाई दी हुई है इन लोगों ने यहाँ पे, और उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा के जॉकी को स्लाइड करा रहे हैं जगह जगह पे, और चेक करते हैं किस पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट पे इनका गैल्वेनोमीटर की सुई में रीडिंग 0 आ गई, तो लेंथ कैसे पढ़ेंगे। तो सपोज़ ये जो वायर है ऐसी 4th नंबर का वायर है, तो 1 2 3 ये टोटल लेंथ लेंगे। देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे 1 वायर है, 2 वायर है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 वायर कंप्लीट होने के बाद 6 वाले वायर पे इसका बैलेंस पॉइंट आ रहा है इस जगह पे। तो 500 सेंटीमीटर तो एक अलग के अलग हो गया। उसके बाद यहाँ से चेक करो, यहाँ से कितना है। सपोज यहाँ से है ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो प्लस कि सर ये कितना था, ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर का था, तो टोटल कितना हो गया 540 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। रीडिंग पढ़ना आ गई। बाकी जब इंस्ट्रूमेंट्स को लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है तो वहाँ पे क्लैरिटी हो जाती है। बाकी मैंने तुम्हें कोशिश करी है ताकि इंस्ट्रूमेंट तुम देख पाओ और तुम्हें समझ में आ पाए कि हाँ एग्जैक्टली हम कर क्या रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी देख लिया और इससे पीछे वाला डायग्राम भी आप लोगों ने देख लिया कैसा हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए ज़रा, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हुए कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, नहीं तो रीडिंग नहीं आ पाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है, इनसे दोनों पे क्वेश्चंस बने हुए एग्जाम में। कैसे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ टू बी कंपेयर्ड। अब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो तुमने सेल लगा रखा होगा, भाई पोटेंशियोमीटर को जो तुमने सप्लाई देनी है, जिस बैटरी की बात कर रहे हैं, देखो उसकी बात कर रहे हैं, ये जो लगा रखी है, ये बैटरी किसको सप्लाई देगी, ये बैटरी पोटेंशियोमीटर वायर को सप्लाई देगी। तो इस बैटरी की जो ईएमएफ होना चाहिए ना, मान लो यहाँ पे भी हमारे एक बैटरी लगा रखी है, इस जगह पे भी ये वो सेल है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। तो इस बैटरी का ईएमएफ अगर मेरे पास E1 है, इस बैटरी का ईएमएफ मेरे पास E2 है, तो E1 की वैल्यू भैया E2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आपके मेन सर्किट की बैटरी हमेशा बिगर होनी चाहिए आपके सेकेंडरी सर्किट से, नहीं तो रीडिंग नहीं आ पाएगी। बताता हूँ उसको कैसे। देखो भाई, यहाँ पे सपोज करो कि तुम्हारे पास ये वेरिएबल बैटरी, ये तो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर होता है, V = KL। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ है जिसे तुम्हें फाइंड आउट करना था, या वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये कब फाइंड आउट हो पाता है, जब गैल्वेनोमीटर की सुई में रीडिंग 0 आती है। अब सोचो ज़रा, हुआ यूँ है, आपने गलती से यहाँ पे ऐसी सिचुएशन वाला सेटअप ले लिया। यहाँ पे तुम्हारा जो ये नीचे वाली सेल है ना, इसका ईएमएफ ज़्यादा है आपके इस वेरिएबल बैटरी से। तो मुझे बताओ कि सपोज़ इसने सप्लाई करा कितना, इसने सप्लाई करा 4 एम्पियर की करंट, और ये बेचारा सप्लाई कर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 एम्पियर की करंट, है ना, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है। ये छोटी बैटरी है, ये सपोज करो 5 वोल्ट की है और ये 8 वोल्ट की है। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 वोल्ट की है। गलती से उल्टा हो गया ना कि 8 वोल्ट लगा दिया आपने, नीचे ऊपर छोटा रह गया। तो 8 वोल्ट वाला ज़्यादा करंट सप्लाई करेगा, 5 वोल्ट वाला कम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या ये दोनों करंट कभी कैंसिल हो पाएंगे ना। ये 3 एम्पियर में से 4 एम्पियर में से 3 एम्पियर माइनस होगी, तो ओवरऑल 1 एम्पियर की करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्किट में फ्लो होगी। तो क्या बच्चों, गैल्वेनोमीटर की सुई कभी भी 0 आ पाएगी ना। गैल्वेनोमीटर की सुई में कभी भी रीडिंग 0 नहीं आ पाएगी, तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। आपने जॉकी को पूरे पोटेंशियोमीटर पे जगह जगह स्लाइड करा के देख लिया, सुई 0 पे ही नहीं आ रही। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो मेन सर्किट में बैटरी थी उसका ईएमएफ कम है, किससे, आपके सेकेंडरी सर्किट के या आपके जो सेल के ईएमएफ से। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो ईएमएफ आपने पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस लगाया है, उस सेल का ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए उस सेल के ईएमएफ से जिसके आपको कंपेयर करना था।
यानी मेन सर्किट की बैटरी बड़ी होनी चाहिए। अदरवाइज रीज़न तुम्हें समझ में आ गया, ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर ऐसा है, सपोज 3 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, 4 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, तो कभी करंट जीरो ही नहीं हो पाएगी भाई, ये हमेशा डोमिनेट करेगा ना उस चीज़ को। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ नेट करंट फ्लो होगी सर्किट के अंदर, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कभी जीरो नहीं आ पाएगी, आप कभी उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना होता है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने कनेक्शन गलत कर दिए। इन्होंने क्या बोला है, द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल हुज EMF टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी कनेक्टेड टू दैट एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वेयर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड। देखो ये क्या बोल रहे हैं, इससे समझाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरी जो बैटरी है ना, ये मेन बैटरी थी, इस बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव ये है, इस पॉइंट से बैटरी का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट पे आपके इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपके जो सेल है उसका प्लस और जो बैटरी ऊपर थी उसका प्लस, दोनों एक जगह पे होने चाहिए, नहीं तो आपकी रीडिंग कभी नहीं आनेगी। आपका गैल्वेनोमीटर वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, हमेशा एक ही साइड पे सुई जाएगी बार बार। देखो मैंने दिखा रखा है, मैंने गलती से क्या करा, मैंने एक पॉइंट है, सपोज मेरा पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे मेरा मेन बैटरी का प्लस जुड़ा हुआ था, गलती से मैंने सेल का कनेक्शन गलत कर दिया, इसका नेगेटिव यहाँ से जोड़ दिया। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अब होगा यूँ कि ये जो सेल है, सेल करंट कैसे फ्लो करवाएगा, इस डायरेक्शन में भाई, प्लस से माइनस की तरफ तो जाएगा करंट, सेल की वजह से करंट आएगा ऐसे, ये सपोज I1 है, और जो ऊपर वाली बैटरी थी उसकी वजह से करंट कैसे आएगा, ऐसे। तो ये दोनों करंट तो एक दूसरे को बच्चों सपोर्ट करने लगे, एक ही डायरेक्शन में है, ये तो कभी भी जीरो नहीं हो पाएंगे। मतलब 2 एम्पियर इसने फ्लो कराया, 3 एम्पियर इसने फ्लो कराया, तो 5 एम्पियर हो गया, तो ऐसे ही घूमते रहेंगे साथ साथ में। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ तो करंट कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, तो फिर से वही बात, गैल्वेनोमीटर की सुई कभी भी जीरो पे नहीं आनेगी। तो गैल्वेनोमीटर ऐसी सिचुएशन में वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट, ये आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द various reasons of showing one sided deflection। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसा फ्रेम होता है, वन साइडेड डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट पूरा लिख लेना। तो ये पूछते हैं कि वन साइडेड डिफ्लेक्शन आने की क्या कारण हो सकते हैं पोटेंशियोमीटर के इंस्ट्रूमेंट में। तो भाई साहब 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो अपने ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल उल्टे सीधे लगा दिए हों कि आपको एक सिंगल पॉइंट पे पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करना था, तो आपके सेल का भी पॉजिटिव आना चाहिए था यहाँ पे, सो दैट दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएँ, रीडिंग जीरो आ पाए। ऐसी सिचुएशन में तो करंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, देख लो भाई, एक ही डायरेक्शन की करंट है दोनों की दोनों, तो कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपके पास जो आपका सेल था अननोन EMF वाला, उसका EMF ज़्यादा है आपके इस बैटरी से, है ना। आपकी मेन सर्किट की बैटरी का EMF ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ उल्टा हो गया, तो उसकी वजह से डोमिनेंट करंट ये फ्लो कराएगा, इसकी वजह से कम करंट फ्लो हो पाएगी, तो नेट करंट एक सर्किट में फ्लो होती रहेगी, कभी भी दोनों की करंट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि बेचारी ऊपर वाली बैटरी छोटी है, ये कभी भी उतना करंट फ्लो नहीं करा सकती जितना ये करा सकती है। तो ये गलती हो गई। तो सही करने के लिए क्या होना चाहिए, तो भैया दोनों में से इस वाली बैटरी का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और इस वाले केस में क्या है, यहाँ वाले केस में देखो यहाँ पे ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या है, सपोज़ ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये EMF जो था सेल का ये 5 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट की बैटरी वेरिएबल है ना, हमारी मर्जी हम इसे 2 वोल्ट की तरह बिहेव कराएं, 3 वोल्ट की तरह, 4 वोल्ट की तरह, 5 वोल्ट की तरह, सब में काम कर जाएगी। बट ये बैटरी तब फेल हो जाएगी जब आपको ऐसे EMF को फाइंड आउट करना है जो 10 वोल्ट से ज़्यादा है। मान लो 12 वोल्ट के सेल का EMF है, तो 12 वोल्ट का है तो ज़्यादा करंट शो करेगा, यहाँ से कम करंट फ्लो कराएगा, तो करंट कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी, आपके कोई आंसर नहीं आएगा, कोई आप रीडिंग नहीं ले पाओगे। तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। तीसरी चीज़ क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर जो लिया होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से पतला वायर है कहीं से मोटा वायर है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस पूरे वायर का एक जैसा नहीं होगा और रीडिंग गलत आएंगी काफ़ी। तो मैंने कोशिश करी आपको ये 2 पॉइंट काफ़ी क्लैरिटी से समझाने की, तो भाई बहुत सही से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट आपके पूरे इस चैप्टर में मीटर ब्रिज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर है, थोड़ा क्रिटिकल भी होता है ये, इसी वजह से बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी ना पोटेंशियोमीटर में, कुछ नहीं है, भले ही ये वीडियो को 2 बार देखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंस्ट्रूमेंट समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा रीडिंग करिएगा बुक से,
क्योंकि चीज़ें पढ़ने से बहुत समझ में आती हैं। और देखो अब बात आती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। फ़ायदे ज़्यादा हैं ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियोमीटर के, इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में डायरेक्ट। तो एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो पहला एडवांटेज बताया था आपको काफ़ी सारे, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो जो आप वोल्टमीटर से नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा कुछ ना कुछ करंट अपने में कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज आ पाएगा। जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं है। जब पोटेंशियोमीटर में रीडिंग ली जाती है तो उसकी सर्किट में गैल्वेनोमीटर की सुई के अंदर करंट को ज़ीरो करा दिया जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करता। जब कोई करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट के अंदर से तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी, है ना। ये ईएमएफ वाली वही तो कहानी बताई थी आपको पहले, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मैं बहुत छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस भी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, आसानी से मेजर कर सकता हूँ। वोल्टमीटर से आप बहुत छोटे वोल्टेज नहीं नाप सकते। तीसरा एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर का वोल्टमीटर के ऊपर, कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है, जो वोल्टमीटर से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है E/V-1 इंटू कैपिटल आर, यानी ईएमएफ निकालना पड़ेगा। अगर आपको आर चाहिए तो भैया ईएमएफ कैसे निकलेगा, आपका वोल्टमीटर तो कभी ईएमएफ निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ईएमएफ वो वोल्टेज होती है सेल के टर्मिनल्स के बीच में जब सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही होती। और सेल से कोई करंट ना ली जाए ये केस सिर्फ पोटेंशियोमीटर में पॉसिबल है। वोल्टमीटर लगाते ही तो भैया वो करंट खींचेगा ही खींचेगा। तो आप वोल्टमीटर से जब कभी ईएमएफ नहीं निकाल पाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, ठीक है। उसके अलावा एक और क्या है, द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। बताया था ना, आप अपने पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी को, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो उसके वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करके, कि अगर 4 मीटर लेंथ का आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे थे तो 6 मीटर का ले आओ, या इसकी जगह 10 मीटर का ले आओ। 10 मीटर से ज़्यादा का नहीं आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग की क्लैरिटी उतनी ही अच्छी बढ़ती जाएगी, जबकि वोल्टमीटर में हम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो जनरली मान के चलो वोल्टमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है, जबकि पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स में अपने आप में क्वेश्चन छुपे हुए हैं, स्पेशली फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, कि इससे हम सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं जो वोल्टमीटर मेरा नहीं कर पाएगा, और क्यों भी लिखा हुआ है प्रॉपर वे में बच्चों, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हो गए चारों के चारों, सब हैं आपके नोट्स में। सिर्फ अंडरस्टैंड करके समझना है, पढ़ना है, और शॉर्ट में नोट करके मतलब रफ कॉपी में लिख के देखना है चीज़ों को, ताकि याद आए एग्जाम में। क्योंकि जब तक पेन नहीं चलेगा ना रफ कॉपी में, तब तक आप ये सब, अगर आप ये समझ रहे हो कि सिर्फ रीडिंग करने से तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बात नहीं बनेगी, तुम्हें चीज़ें लिख के ज़रूर देखनी पड़ेंगी। अच्छा, डिसएडवांटेज, कुछ नुकसान भी होंगे। हाँ, हर एक चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि देखो वोल्टमीटर तो बहुत आसान है, सीधा का सीधा आपने क्या करा, 2 तार वोल्टमीटर के लगाए सर्किट के अंदर और एकदम से सुई दिखा दी उसने कि रीडिंग 10 वोल्ट है, रीडिंग 200 वोल्ट है। घर के अंदर भी तो वोल्टमीटर होता है, कुछ भी नहीं करना होता, सीधा का सीधा आपने उसके मीटर को देखा, आपको पता लग गई रीडिंग। जबकि पोटेंशियोमीटर के साथ ऐसा नहीं है। पोटेंशियोमीटर में तुम्हें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तब जाके एक्यूरेट आंसर आएगा। वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है जो तुम्हें रीडिंग दिखाएगा। भाई गैल्वेनोमीटर की सुई तो तुम 0 कर देते हो। उसके बाद क्या नोट करोगे, वहाँ से बैलेंसिंग लेंथ नोट करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे V=K/L वाला, K को फिर कैलकुलेट करके रखोगे अलग से, I/ρ/A से। I आपकी अमीटर दिखा रहा होगा, वहाँ पे ρ/A आपके उस पोटेंशियोमीटर के ऊपर लिखी हुई होती है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, वो ρ और A लिख के देता है। तो ये सारी रीडिंग कैलकुलेट करके K निकालोगे, K को ला के यहाँ रखोगे, तब तुम्हारा V आ पाएगा। तो वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है पोटेंशियोमीटर के अंदर। बट सर इतना सारा झंझट क्यों पाले भैया, कि रीडिंग भी तो एक्यूरेट आ रही है। अब या तो इनएक्यूरेट रीडिंग देखते रहो, अपना वोल्टमीटर यूज़ करते रहो। अगर एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उस जगह पे तुम्हें तो पोटेंशियोमीटर का सहारा लेना ही पड़ेगा। दूसरा नुकसान क्या है पोटेंशियोमीटर में, वोल्टमीटर को कहीं भी ले जाओ, छोटा सा होता है गोल सा, आप पोटेंशियोमीटर को कहाँ कहाँ ले जाओगे। 1 मीटर का तो उसका वुडन प्लैंक ही होता है, वो उसके ऊपर इतने सारे वायर, ऊपर से सारा सेटअप लेके जाना पड़ेगा, रियोस्टेट भी रख के ले जाने पड़ेंगे, जॉकी भी, गैल्वेनोमीटर भी, अमीटर भी, बैटरी भी, बहुत सारा कुछ कैरी करना पड़ता है। तो इसलिए ये पोर्टेबल नहीं है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी नहीं कर सकते। मतलब ऐसे मान लो एक तरह से ये लैंडलाइन फ़ोन की तरह है और ये तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की तरह है।
एक्यूरेसी किस में ज़्यादा अच्छी आती है? लैंडलाइन फ़ोन में। ध्यान रखना, लैंडलाइन फ़ोन में क्लैरिटी ज़्यादा आती है क्योंकि वो वायर्ड कम्युनिकेशन है। लैंडलाइन फ़ोन कैसा होता है? वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल फ़ोन कैसा होता है? वायरलेस होता है। हमेशा स्पीड या सब कुछ जो सबसे फास्ट होता है वो वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर होता है। थोड़ा सा एनालॉजी समझाने की कोशिश करिए कि पोटेंशियोमीटर को आप अपने टेलीफोन की लाइन की तरह समझ लो कि लैंडलाइन को तो उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते ना, बट मोबाइल फ़ोन को ले जा सकते हो। बट वही बात है कि भैया मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन काफ़ी जगह आते नहीं है, बहुत दिक्कत वाली बात है। सेम यही यहाँ पे है कि वोल्ट मीटर से जो रीडिंग नापोगी वो बहुत अच्छी नहीं आएगी, पोटेंशियोमीटर से ही रीडिंग एक्यूरेट आ पाती है। बात इतनी क्लियर हो गई। आज जितना भी है ना सारा पोटेंशियोमीटर का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। आज जितना भी डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन बताया, मैथमेटिकल डेटा में आपके फॉर्मूले आ गए जहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में जानने को मिला तुम लोगों को। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई द स्लाइडर, जिसको जॉकी बोलते हैं, शुड नॉट बी रब्ड अगेंस्ट द पोटेंशियोमीटर वायर। आपको रब नहीं करना है, वायर के ऊपर घिसना नहीं है उस जॉकी को। बच्चों को आदत होती है वो रब करने लगते हैं, वायर के ऊपर रब करे जा रहे हैं, तो भैया उससे आपका वायर थोड़ा सा घिस जाएगा, जिसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। भाई जिस जगह से घिस गया वहाँ से वायर पतला हो जाएगा ना, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर हो जाएगा, तो रीडिंग वैसे ही गलत हो जाएंगी। तो थोड़ा जगह जगह से जॉकी को उठा के फिर दूसरी जगह टच करो, घिसरा के मत चलो जॉकी को। समझ में आ रही है बात? कि अगर मेरे पास ये वायर है ऐसे, तो इसके ऊपर जॉकी को यूं कॉन्टिन्यूस लेके मत जाओ, यहाँ पे टच करो, फिर उठा के यहाँ टच करो, फिर यहाँ टच करो, ऐसे चेक करके देखो हमेशा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज एडवाइज्ड टू ऑब्टेन द नल पॉइंट इन द मिडल ऑफ द वायर। वही बात आई जैसे मीटर ब्रिज के अंदर थी कि नल पॉइंट को वायर के बीच में कहीं पे आपको ऑब्टेन करना चाहिए। उससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ओवरऑल जो परसेंटेज एरर आती है वो कम आती है, मतलब रीडिंग एक्यूरेट आती है काफ़ी, तभी तो एरर कम आएगी। बिकॉज दिस विल कीप द परसेंटेज एरर मिनिमम बिकॉज वी गेट द एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, बस थोड़ी सी बात ये होती है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, फिर अब यहाँ से सेंसिटिविटी का मतलब है जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? वो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा पोटेंशियल मीटर नाप सकता है उसको मैं बोलूँगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही बढ़िया है। इससे पोटेंशियल डिफरेंस, मैं सपोज करो कि दो इंस्ट्रूमेंट की मैं ऐसे बात करता हूँ, एक ए है और एक बी है, दो पोटेंशियोमीटर हैं। ये वाला पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटी वोल्टेज जो नाप पाता है वो है 0.1 वोल्ट की। ये वाला पोटेंशियोमीटर जो है छोटे से छोटी वोल्टेज जो नाप पाता है वो है 0.001 वोल्ट की। ठीक है, तो दोनों में से कौन से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी हुई? तो आई विल से दैट जो मेरा बी वाला पोटेंशियोमीटर है ये ज़्यादा सेंसिटिव है ए वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा छोटी रीडिंग्स भी नाप पा रहा है। अच्छा हुआ ना भाई, 0.1 वोल्ट की तो नाप पाया, ये कभी ज़रूरत पड़ गई तुम्हें 0.05 वोल्ट की नापनी है, अब ये तो हाथ खड़े कर देगा, कभी ये मेरे बस के तो है नहीं, ये नाप लेगा, कह रहेगा मेरे प्रेसिजन तो पॉइंट के 3 प्लेसेस तक है, मैं तो आराम से निकाल लूँगा, तुम्हारा तो 2 ही प्लेस तक का काम है। समझ में आ रही है ना बात? तो इस रीडिंग को ये नाप पाएगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी रीडिंग नाप पाए वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी। प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। सेंसिटिविटी ओवरऑल के ऊपर डिपेंड करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमारे पास कम है तो सेंसिटिविटी भी कम होगी, ठीक, मतलब सॉरी ज़्यादा होगी। अगर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, जितनी छोटी के की वैल्यू होगी उतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पोटेंशियोमीटर नाप पाएगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी होगी। मतलब जो सेंसिटिविटी है मेरे पोटेंशियोमीटर की, दैट सेंसिटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। मेरी बात समझ में आ गई? तो जितनी छोटी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी उतनी ही छोटी से छोटी रीडिंग नाप पाएगा। खुद सोचो ना, V इज इक्वल टू के एल ही तो होता है। आपका के जितना कम होगा उतना ही कम V आएगा। बात समझ में आ रही है? के जितना कम होगा उतना ही कम क्या आएगा? V आएगा, उतनी छोटी रीडिंग नाप पाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं के को कम करने के लिए? तो भैया एल को बढ़ा दो। भाई अगर आपको के को कम करना है तो एल को बढ़ा दो, तो यही काम करेंगे हम। इन्होंने बोला है हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मेरे नोट्स पे ध्यान दीजिएगा, आपको जितनी बातें बताई हैं इस पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। आपको हर बात अगर पता होगी तभी एग्जाम का क्वेश्चन क्रैक हो पाएगा। ऊपर ऊपर से मत पढ़ना है इस इंस्ट्रूमेंट को,
ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में हर सब कुछ पता होना ज़रूरी है, तभी इसके क्वेश्चन क्रैक हो सकते हैं। अभी तो न्यूमेरिकल नहीं आए, न्यूमेरिकल जब आएंगे तब वो कराऊंगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं होते हैं कभी भी किसी भी चीज़ में। हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज, दो तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तभी तो बोलते हैं जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर की उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा वो। और दूसरी बात क्या है, बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर यूजिंग ए रेजिस्टेंस बॉक्स, आप करंट को थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, आई रो अपॉन ए होती है। आप चाहते हो कि के को कम करना है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतनी अच्छी सेंसिटिविटी होगी, तो आई को कम कर दो। आई बस समझ में भाई, रो और ए तो कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, तो कम करंट फ्लो कराइए, थोड़ी छोटी करंट फ्लो कराइए अपने पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, तो आपके पोटेंशियोमीटर वायर की जो आपकी सेंसिटिविटी होगी इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा अच्छी होगी, वो इंस्ट्रूमेंट और छोटी रीडिंग आसानी से नाप पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन एक जगह इसी वजह से लिखे हो ताकि इधर उधर ना भागना पड़े। वाई पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो नॉन एज आइडियल वोल्टमीटर, इसको आदर्श वोल्टमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब जब ये रीडिंग नापता है ना पोटेंशियोमीटर, तो बेचारा कोई करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं करता, थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस नहीं होता है। जबकि वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर तो अपने अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा ही लेता है, करंट खींच लेता है ना वो, तो एक्यूरेट रीडिंग कभी नहीं आ पाती। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह काम करता है, यानी एक ऐसा वोल्टेज नापने का इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो इट इज़ बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट एंड स्टिल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी। बेचारा कोई भी करंट नहीं नापता, कोई भी करंट मेजर नहीं करता है सर्किट से, कुछ भी करंट खींचता नहीं है सर्किट से, और तब भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाता है, इसलिए इसको आइडियल वोल्टमीटर का हैशटैग दिया गया है। ठीक है, चलो 6 वाला क्वेश्चन, वाई द करंट शुड नॉट बी पास्ड थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर फॉर लॉन्ग टाइम। देखो अक्सर ऐसा होता है जब प्रैक्टिकल बच्चों को कराया जाता है ना, तो आपने सब कुछ स्विच वगैरह ऑन कर रखा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, आपने बैलेंसिंग लेंथ की एक रीडिंग ले ली, उसके बाद ये बोला जाता है कि थोड़ी देर के लिए अपनी जो स्विच वगैरह है ना उन स्विच को ओपन कर दो, यानी कि सर्किट को डिस्कनेक्ट करके छोड़ दो थोड़ी देर तक। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट हुआ होगा, करंट तो हमेशा हीट जनरेट करेगी ही करेगी। ठीक है, अब उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा ना थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट का। भाई आप मान रहे हो कि सर हमारा तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का लगा हुआ है सब कुछ, तो वहाँ पे तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट फिर भी कनेक्टिंग वायर भी तो हैं जिनसे तुमने सारा सेटअप जोड़ रखा होगा, कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस चेंज हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़र्क आ सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएंगी, परसेंटेज एरर ज़्यादा आने लगेगी। इसलिए एक रीडिंग लेने के बाद 5-10 मिनट के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्ट करके छोड़ दीजिए, ताकि जो हीटिंग डेवलप हुई होगी ना करंट फ्लो होने की वजह से, वो हीटिंग वापस ख़त्म हो जाए, इंस्ट्रूमेंट वापस ठंडा हो जाए। हीटिंग बहुत मामूली सी होती है, बहुत तुम्हें फील नहीं होगी कोई खास हीटिंग, बट वो मामूली सी हीटिंग भी रेजिस्टेंस को बदल जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, हमारे आंसर सही नहीं आ पाते। तो इसलिए बोला है, दिस इज़ बिकॉज द वायर विल बी हीटेड एंड इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज। वायर हीट होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो के आएगी ना वो सही नहीं आनेगी हमारे पास। क्यों भाई, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए है ना। अब जब आपके पास आपके वायर में हीटिंग होने की वजह से वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो करंट गड़बड़ कर देगी ना, करंट का अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा, और करंट चेंज होते ही के चेंज हो जाएगा, और के चेंज होते ही वी इज इक्वल टू के एल के अकॉर्डिंग हमारा जो वोल्ट मीटर का मतलब हमारा जो वोल्टेज का आंसर आएगा वो भी गलत आएगा। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। के की वैल्यू आपको एक्यूरेट रखनी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सर्किट में करंट को कांस्टेंट रख पाओ। अगर करंट को, ये वर्किंग प्रिंसिपल में स्पेसिफिकली लाइन लिखी हुई है, करंट कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप करंट को कांस्टेंट नहीं करा पाए तो आपका के बार बार बदलेगा, तो आपके आंसर सही नहीं आनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट में एक रीडिंग लेने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे डिस्कनेक्ट करके छोड़ दो, ताकि हीटिंग इफेक्ट वापस न्यूट्रलाइज हो जाए। मैं होप कि जितनी समझाई हैं बातें ये तुम्हें आज क्लियर हुई होंगी। पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक था मैंने आपको आज सारा का सारा कवर करा दिया। स्टार्टिंग में लॉजिक भी बताया था कि पोटेंशियोमीटर क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट उसका आया है, एक तरह की वेरिएबल बैटरी की तरह काम करता है। भाई जगह जगह पे आप
जॉकी को टच करा के देखते हो, जिस पॉइंट पे जाके आपका गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो हो जाती है उस पॉइंट पे सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होती और वहाँ से आपका सारी रीडिंग में मिल जाती हैं। कैसे कैसे वो रीडिंग मिलेंगी, कैसे हम लोग दो ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, ये तीनों एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा डेडिकेटेड होगा उन तीनों एप्लीकेशंस के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर के हमारे सिलेबस में मेंशन है। अभी तो आज सिर्फ पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन और उसके ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन थे आपको सिर्फ वो सिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं पोटेंशियोमीटर के वो शुरू हो जाएंगे और न्यूमेरिकल खत्म होता ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि अभी ये लेक्चर को अगर छोड़ दूँ 23 वाले को तो 24 वाले लेक्चर में एप्लीकेशन आएंगे, 25 और 26 उन दोनों लेक्चर में कम से कम हमारे न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए 2 लेक्चर चाहिए कम से कम। यहाँ पे न्यूमेरिकल इसके थोड़े अच्छे लेवल के हैं। ठीक है।